हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा RBI ग्रेड बी का क्रैश कोर्स। इसमें वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में थोड़े बहुत हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे और थर्ड वीडियो ऑनवर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराऊंगा। यानी RBI का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपको ऐसे राइटिंग आता है एक टॉपिक के ऊपर, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम प्रीलिम्स के लिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। और मेरा करंट अफेयर जो कोर्स है वो भी आता है, लेकिन वो एक पेड कोर्स है और इसमें RBI ग्रेड बी में 80 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर के आते हैं। तो ये आपको काफ़ी इस पे स्ट्रेस देना होगा करंट अफेयर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 1। सबसे पहले मैं बात करता हूँ RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड स्टार्ट करे हैं। इससे पहले RBI के एक और बॉन्ड आते थे जिन पे इंटरेस्ट रेट मिलता था 7.75% और ये सॉवरन गारंटी के साथ आते थे, लेकिन ये RBI ने बंद कर दिए। तो इनकी जगह अब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड स्टार्ट करें। फ्लोटिंग रेट का मतलब ही है कि इन पे हर 6 महीने के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सरकार डिसाइड करेगी, राइट। तो अभी के लिए जो इंटरेस्ट रेट है इस पे वो है 7.15%। ये जो स्टार्ट किए गए थे 1 जुलाई से किए गए थे, 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के जो 6 महीने थे इनके लिए 7.15% था। और फिर सरकार ने दोबारा रिवाइज किया और अब 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक के लिए भी यही रखा है 7.15। सो 30 जून 2021 तक इन पे आपको 7.15% मिलेगा। सरकार जो है इन पे इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने के बाद डिसाइड करेगी कितना देना है। तो ये है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इनमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इनमें इंडिविजुअल कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, NRI इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नॉन रेजिडेंट इंडियंस इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 रुपये है और उसके बाद 1000 के मल्टीपल्स में आपको इन्वेस्ट करना है। इनकी टेन्योर कितनी है? इनकी टेन्योर है 7 साल, 7 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक कमेटी बनाई है। इसका चेयरमैन कौन है? ये कमेटी श्योरिटी बॉन्ड्स को एग्जामिन करेगी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। सो श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं? मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई सड़क बनानी है, राइट। तो ये कोई सड़क है, ये बनानी है सरकार को। इसका सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी कंपनी को दे दिया है, यानी कि ABC। लेकिन सरकार चाहती है कि ये एकदम सही टाइम पे ख़त्म हो प्रोजेक्ट, यानी कोई इस कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी ले ले। सो यहाँ पे एक जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है वो कहेगी ठीक है मैं श्योरिटी बॉन्ड दे रही हूँ आपको, ये कंपनी सही टाइम पे सब कुछ फिनिश करेगी, और अगर नहीं तो ये जो बॉन्ड है ये आपके जो डैमेजेस होंगे इसकी वजह से, डिले की वजह से, उनकी भरपाई करेंगे। सो इसको बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। इंडिया में श्योरिटी बॉन्ड्स का उतना चलन नहीं है, लेकिन अब्रॉड ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, राइट। तो श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसलिए इशू किए जाते हैं जिससे एक गारंटी हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से समय पे पूरा होगा, और अगर नहीं तो फिर जो डैमेजेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इन्हें बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। और ये रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि क्या ये इंडिया में पॉसिबल है या नहीं। सो IRDAI ने इसके लिए कमेटी बनाई है और उसके चेयरमैन होंगे मिस्टर G श्रीनिवासन। सो आंसर है G श्रीनिवासन। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, बुक लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस किताब को किसने लिखा है? तो याद रखिए इस किताब को लिखा है उर्जित पटेल ने, और उर्जित पटेल हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं। अभी अभी RBI के एक और डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका नाम है विरल आचार्य। इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। IRDAI ने अगेन एक कमेटी बनाई है जो इंडिया में एक पैंडेमिक रिस्क पूल बनाएगी। इस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए जो कमेटी है वो है सुरेश माथुर कमेटी। इनमें काफ़ी सारी कमेटी हैं जो सेबी की हैं, चाहे वो IRDAI की हैं या वो RBI की हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। पहले से चल रहा है ये, लेकिन अब इसको और रिफाइन कर दिया गया है। सो इसमें जो बेस ईयर होगा वो होगा मार्च 2018। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली कैलकुलेट कर रही है कि हमारे जो कंट्री है, हमारा कंट्री, उसमें डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो कितनी बढ़ रही हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मार्च 2019 में हमारा जो DPI था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, वो था 153, और मार्च 2020 में था
207, यानी ये लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है डिजिटल पेमेंट्स का। सो अब कैलकुलेट करना होगा कि मार्च 2021 अब खत्म होने वाला है तो उसमें कितना होगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इसमें 5 चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं और ये 5 चीज़ें हैं और इनकी वेटेज भी आपको याद रखनी है। जैसे इसमें पेमेंट एनेबलर को वेटेज मिलती है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड को 10% और सप्लाई साइड को 15%, फिर पेमेंट परफॉर्मेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 45% और फिर है कस्टमर सेंट्रिसिटी 5%, तो टोटल हो गया ये 100%। ये 5 पैरामीटर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में किसकी वेटेज कितनी है। और सरकार जो आरबीआई है वो इसे हर 6 महीने में पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी एडवाइजरी कमेटी दोबारा बनाई है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, यानी म्यूचुअल फंड्स को भारत में कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए एक कमेटी बनी है। इसका चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है उषा थोराट। इससे पहले सेबी ने एक कमेटी और बनाई थी कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड्स के विकास के लिए, और उसके चेयरमैन थे जानकी वल्लभ। और जो लोग नहीं जानते, जानकी वल्लभ एसबीआई के चेयरमैन थे, तो वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन अब दोबारा जब बनाई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की है, तो इसकी चेयरमैन होंगी उषा थोराट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बनाया है। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का जो एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल होगा उसका हेड कौन होगा? इस क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है। यहां पे देखिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर जो है इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा डायरेक्टर और एक होगा एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, और फिर एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक होगा चेयरमैन। तो अगर आपसे पूछें कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का डायरेक्टर कौन होगा तो आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछें कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की जो एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन है, तो आंसर डिफरेंट होगा। तो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर के डायरेक्टर कौन है? मिस्टर रवि मिश्रा, ठीक है। लेकिन यहां वो नहीं पूछ रहे, यहां पूछ रहे हैं कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर की जो एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन है, राइट। तो एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर एनएस विश्वनाथन। और जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर है इसके डायरेक्टर कौन है, तो आंसर होगा रवि नारायण मिश्रा। क्लियर? तो बहुत केयरफुली आपको जो है क्वेश्चंस को देखना है। इनमें से कौन सा सेविंग अकाउंट है जो फिनो पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है? फिनो पेमेंट बैंक, लिबर्टी सेविंग अकाउंट, माइन सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट या भविष्य सेविंग अकाउंट। देखो ये चारों सेविंग अकाउंट अभी स्टार्ट किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। लिबर्टी सेविंग अकाउंट स्टार्ट करा है एक्सिस बैंक ने, ओके, एक्सिस बैंक। माइन सेविंग अकाउंट करा है मिलेनियल्स यानी यंग लोगों के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने। भरोसा सेविंग अकाउंट करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसका आंसर है भविष्य सेविंग अकाउंट, ये स्टार्ट करा है फिनो पेमेंट बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जो इंडिया में एनालाइज करेगी क्यूआर कोड को लेकर। कोई क्यूआर कोड मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड, तो इसके हेड कौन है? आरबीआई की कमेटी जो क्यूआर कोड के ऊपर बनी है इसके चेयरमैन है मिस्टर प्रोफेसर डीबी फाटक। प्रोफेसर डीबी फाटक ये हैं इसके चेयरमैन, एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड के लिए जो कमेटी बनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ये रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट्स के लिए बनाई है। आप जानते हैं कोविड की वजह से जो स्ट्रेस एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि अगेन बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं सरकार के, उनकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अलावा जो बैंक हैं उनसे जो लोग लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अगर कमाई नहीं होगी तो बाद में वापस करेंगे, तो स्ट्रेस एसेट कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा शूटअप कर गए हैं, राइट। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर आप देखें जो पिछले वाली 6 महीने पुरानी वाली है, उसमें यह कहा था कि जब फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म होगा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 12.5% हो सकते हैं, राइट। और अब जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद ये 13.5% तक हो सकते हैं, राइट। और ये तो बेस्ट केस सिनारियो है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं एनपीएस। तो हमें स्ट्रेस एसेट जो है इनको कम कैसे करें, तो इसके लिए यानी कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स करना होगा। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए कमेटी बनी है वो कौन सी है, बात एक ही है, तो ये है केवी कामत कमेटी। और केवी कामत जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट थे। अभी एनडीबी जो है ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक्स कंट्री ने बनाया हुआ है इसे, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसके चेयरमैन है मार्कस प्राडो ट्रॉयजो जो कि ब्राजील के व्यक्ति हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कमेटी या कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट रेजोल्यूशन कमेटी, आंसर है केवी कामत। इनमें से कौन सा सेक्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है आरबीआई के हिसाब से? बैंक फाइनेंस टू द स्टार्टअप्स, यानी जो नए उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बैंक जो लोन देता है 50 करोड़ रुपए तक। लोन अगर बैंक से आप ले रहे हो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, या अगर आप लोन ले रहे हो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। देखो प्रायोरिटी सेक्टर में ट्रेडिशनली तो कुछ सेक्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब आते हैं, राइट।
और लगभग 40% है, मतलब जो ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना होता है एक बैंक को। अभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेकिन बैंक्स रीच नहीं कर पाते हैं क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ और सेक्टर ऐड किए गए हैं, तो ये सारे ऐड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी अगर बैंक स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है 50 करोड़ तक, अगर वो बैंक फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा देता है या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए देता है तो ये सारे के सारे जो हैं प्रायोरिटी सेक्टर में अब गिने जाएंगे। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? यहां पे लेफ्ट साइड में आपको कंपनी का नाम दिया है और राइट साइड में आपको या तो वॉइस बॉट या चैट बॉट, कई तरह के रोबोट होते हैं बेसिकली, ये वॉइस बॉट, चैट बॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, कई नाम होते हैं, तो वो दिया है। ठीक है, तो टाटा कैपिटल ने चैट बॉट बनाया है जिसका नाम है पाई, ICICI प्रूडेंशियल ने बनाया है लीगो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है टिया, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सही मैच कौन सा है? तो इसमें सही मैच है सिर्फ सेकंड, ICICI प्रूडेंशियल का जो चैट बॉट है उसका नाम है लीगो, टाटा कैपिटल वाले का नाम है टिया और NPCI वाले का नाम है पाई। तो ये इंटरचेंज करके दिए हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आप लोन ले सकते हो गोल्ड के अगेंस्ट, उसकी लिमिट कितनी की है? देखो, गोल्ड आप कितने भी कैरेट का हो उसकी कोई वैल्यू तो होगी, और उस वैल्यू का आप अब कितना लोन ले सकते हो। तो आपके पास मान लो अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड है, राइट, तो आप उसके बदले बैंक में उसको रखवा के आप 90,000 रुपए ले सकते हो, यानी कि 90%। पहले आप मैक्सिमम 75% ले सकते थे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लिमिट है ये इंक्रीज कर दी है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें LIC का लगभग 5% हिस्सा है? एक्सिस बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक या IDBI बैंक? 5%। सो देखो, LIC का 0.75% हिस्सा था इस बैंक में, अब LIC ने इसमें 4.23% और खरीदा है, तो LIC का टोटल हो गया है 4.98%, यानी ऑलमोस्ट 5%। सो ये बैंक है यस बैंक। यस बैंक में LIC का 4.98% हिस्सा हो गया है। इनमें से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? ओके, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में स्टार्ट की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड में आप जो मैक्सिमम लोन ले सकते हो वो 3 लाख रुपए ले सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड में आप अगर 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए तक लेते हो तो आपको कोई कोलेटरल नहीं रखवाना, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड अगर 1.5 लाख रुपए तक लोन लेते हो, या नन ऑफ दीज। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, 1998 में स्टार्ट किया गया था, ये ठीक है, और इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो 3 लाख है, ये भी ठीक है, लेकिन जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पॉइंट है ये 1.5 लाख नहीं है, ये 1.6 लाख है। तो किसान क्रेडिट कार्ड में अगर आप 1.6 लाख रुपीस तक लोन लेते हो किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो आपको कोलेटरल नहीं रखवाना। ठीक है, 1.5 नहीं है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी जो लिमिट है ये है 1.6 लाख। तो आंसर है ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। शौर्य सैलरी सेविंग अकाउंट और शौर्य KGC कार्ड ये किसने लॉन्च किए हैं क्रमशः? यानी पहले जो दिया है वो और बाद में जो दिया है दो, इन्हीं के हिसाब से मैच करना है। HDFC बैंक या बंधन बैंक, यस बैंक और HDFC बैंक, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक, या बंधन बैंक और HDFC बैंक? सो देखो, शौर्य सैलरी सेविंग अकाउंट स्टार्ट करा है बंधन बैंक ने और शौर्य KGC कार्ड स्टार्ट करा है HDFC बैंक ने। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये दोनों जो हैं हमारे जो जवान हैं, मिलिट्री के पर्सोनेल हैं, उनके लिए स्टार्ट किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक 5 पिलर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच दी है गार्ड, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए किस टाइप के बैंक्स के लिए? ये जो फॉर्मूला RBI का है गार्ड, ये कौन से बैंक्स के लिए दिया है? रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक? सो ये जो 5 पिलर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, शहरी सहकारी बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल जो बैंक है ये किस तरह का बैंक था और अब किस तरह के बैंक में कन्वर्ट हो गया है? ठीक है, ये पेमेंट बैंक था पहले, अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था अब पेमेंट बैंक बन गया है, पहले ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है, या पहले रीजनल रूरल बैंक था अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। तो इसका कन्वर्जन किस तरह से हुआ है? तो याद रखिए, शिवालिक मर्केंटाइल जो है ये पहले एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था और अब ये बन गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो आंसर है इसका ऑप्शन सी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक है जिन्होंने एक मल्टीपल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है बिजनेसेस के लिए, जिसका नाम रखा है ओमनी कलेक्ट? ओमनी कलेक्ट प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ये बनाया है HSBC बैंक ने, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। सो ये था हमारा RBI ग्रेड बी का सेट 1 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि आप मैं दूसरे ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हमारा पेड कोर्स भी आता है, आप उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री रहेगा क्रैश कोर्स, और मैं इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सो सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।